पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिकी गरिमा को वहां से जाते हुए देख दुखी था। वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसके बगल में बैठी उसकी चाची ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाकर उसे मना किया। उसकी चाची भी बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत भी महसूस हुई थी। सभी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। बहुत से लोग लोकेश और उसके परिवार को ऐसे बदतमीजी से बात करने के लिए पनिश होता देखना चाहते थे। जोसेफ मुकेश को भी काफी सरप्राइज हुआ था, लेकिन वो अभी गुस्से में नहीं था। अपना अपना खाना खाओ, जोसेफ ने गरिमा की कुर्सी को देखते हुए कहा। पापा, गरिमा तो, अंजलि ने कहा। अगर तुम लोग भी अपने चेहरों पर यह पाउडर वगैरह लगाने की जगह मास्क पहन लोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, जोसेफ ने कहा। फिर उसने अपने मुंह में एक निवाला डाला। अगर मैंने तुम लोगों को दोबारा से यह मेकअप करते देखा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। क्या तुम्हें यह समझ में आया? ठीक है पापा, अंजलि ने तुरंत जवाब दिया और अपना सिर नीचे कर लिया। औरतें तो कभी कुछ नहीं कर सकती। लोकेश जैसे बेवकूफ आदमी ही औरतों को अपना फैमिली बिजनेस चलाने देते हैं। पहली बार गरिमा ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की है। वो अब अपने पापा के जैसे हो गई है, जोसेफ ने खाना खाते हुए सोचा। मुकेश महल के एक गार्डन में गरिमा एक छोटे से तालाब के पास बैठी थी और मछलियों को तैरता हुआ देख रही थी। अगर मैं वो रसमलाई खाती रही तो मेरे निशान जल्दी ही गायब हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगी, गरिमा ने फुसफुसा कर कहा। वहां दूसरी ओर रिया अपने दोस्तों के साथ फूड एंजॉय कर रही थी। प्रेम को वहां देख सौम्या ने मन ही मन सोचा, प्रेम यहां क्या कर रहा है? वो थोड़ा पास चलकर गई और उसने बच्चों को अपना फूड एंजॉय करते देखा। प्रेम सबके लिए खाना लेकर आया है, सौम्या ने सोचा, और तभी उसे रिया दिखी। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि ये रिया का आइडिया होगा। रिया कितनी अच्छी है, इतनी महंगी डिशेस के बाद भी प्रेम इनके लिए खाना लेकर आया है। प्रेम भी कमाल का इंसान है, सौम्या सोचने लगी। सौम्या मैम, रिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर सौम्या को देखा, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। बाकी बच्चों ने भी खाना बंद कर दिया और सौम्या से मिलने के लिए खड़े हो गए। प्रेम पीछे मुड़ा और सौम्या को यहां देखकर उसे काफी सरप्राइज फील हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सौम्या के हाथों में बड़े बैग को देखा, वो सारी बात समझ गया। गुड आफ्टरनून सौम्या, प्रेम ने सौम्या से कहा। इसने रिया की भी काफी मदद की है, तो शायद ये बाकी बच्चों की भी ऐसी ही मदद करती होगी, प्रेम अपने मन ही मन सोचने लगा। सौम्या सभी बच्चों को देखकर स्माइल कर रहे थे। गुड आफ्टरनून प्रेम, सौम्या ने हाथ हिलाते हुए कहा। फिर वो उन सबके पास चलकर गई। आज सौम्या ने हरे रंग की एक ड्रेस पहनी थी और उसने वही स्कार्फ पहना हुआ था। क्या तुम भी बच्चों के लिए खाना लाई हो? प्रेम ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है आज उन्हें काफी अच्छा खाना मिल गया है, सौम्या ने कहा। इसकी खुशबू तो कितनी शानदार है, लेकिन शायद मैंने ये डिश पहले कहीं नहीं देखी। हाँ, मेरे पास अभी थोड़ा खाना और बचा हुआ है, तुम चाहो तो खा सकती हो। प्रेम ने बटर पनीर मसाला का एक डब्बा बैग से बाहर निकाला। थैंक यू, लेकिन मैंने खाना खा लिया है, सौम्या ने कहा। कार्तिक कहाँ है? सौम्या ने बच्चों की तरफ नजर दौड़ाकर कहा। मैम, उसे आज किसी ने गोद ले लिया है। शायद देवी मंदिर वालों को उसका परिवार मिल गया, अब उसे रोज अच्छा खाना मिलेगा, एक बच्चे ने कहा। लेकिन कोई भी खाना इस खाने के आगे कुछ भी नहीं है। मैं आज पहली बार पनीर खा रहा हूं और मुझे यह डिश काफी अच्छी लगी, दूसरे बच्चे ने खुश होकर कहा। मुझे खुशी हुई कि उसकी फैमिली मिल गई, सौम्या ने स्माइल करते हुए कहा और सोचने लगी, ये बच्चे भी कितने इनोसेंट और सुंदर हैं। सौम्या मैम, आप भी खाइए ना, आप जब भी आती हैं हमेशा हमारे साथ बैठकर खाती हैं, और मुझे पता है आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, रिया ने सौम्या की तरफ देखकर कहा। इस डिश का नाम है बटर पनीर मसाला और नान, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। हाँ सौम्या मैम, आइए ना प्लीज, जेसिका ने सौम्या से कहा। बाकी बच्चों ने भी सौम्या से खाना खाने की जिद की। वो चाहते थे कि सौम्या भी ये शानदार डिश ट्राई करके देखे। प्लीज आप भी खाइए ना, बच्चों के लिए आप इतना तो कर ही सकती है ना, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और सौम्या को खाना दे दिया। सौम्या बच्चों के चेहरे और प्रेम की स्माइल देखकर थोड़ी देर हेजिटेट हुई, फिर उसने खाने का डिब्बा ले लिया। थैंक यू, सौम्या स्माइल करके बोली। फिर वो बच्चों की तरफ मुड़ी और उसने कहा, चलो सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है? बच्चे खुश हो गए और अपना खाना खाने लगे।
सौम्या ने जैसे ही डिब्बे का ढक्कन खोला, उसमें से एक बहुत शानदार खुशबू आई। उसे समझ आ गया है कि यह डिश शाही कबाब से भी काफी महंगी थी। खाने की खुशबू से सौम्या के मुंह में पानी आ गया। उसने सभी बच्चों को खुश होकर खाते हुए देखा और एक बाइट ले ली। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि पनीर का टेस्ट बहुत शानदार था। वो समझ गई थी कि यह तो ज्वलन बकरी का पनीर है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि प्रेम ने इतनी शानदार ग्रेवी कैसे बनाई थी। सौम्या ने नान का एक टुकड़ा उठाया। उसने ऐसे नान पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसके मुंह में उसका स्वाद घुल गया। यह डिश कितनी शानदार है, सौम्या ने कहा। प्रेम की हर डिश बिल्कुल अलग थी, चाहे वो शाही कबाब हो, राजमा चावल हो, रस मलाई हो या अभी अभी बनाई ये नई डिश बटर पनीर मसाला हो। हर एक डिश बहुत शानदार थी। थैंक यू सो मच सौम्या, प्रेम ने स्माइल करके कहा। बच्चों ने बहुत जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर लिया। अब बस वहां खाली डिब्बे बचे हुए थे। क्या आप मुझे खाली डिब्बा दे सकते हैं सर? मैं अपनी बहन के लिए ये ले जाना चाहता हूं। 7 साल के एक बच्चे ने प्रेम से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तुम ये डिब्बे घर ले जा सकते हो, प्रेम ने कहा। फिर उसने बैग से एक भरा डिब्बा बाहर निकाला और कहा, ये भी ले जाओ और अपनी बहन को भूखा मत रखना, ठीक है? मैं भी ये डिब्बा फेंकना नहीं चाहती। ये कितने शानदार डिब्बे हैं, क्या मैं ये रख सकती हूं सर? जेसिका ने प्रेम से पूछा। मैं भी ये डिब्बा रखना चाहता हूं, बाकी लोगों ने भी कहा। सभी उन डिब्बों को ऐसे पकड़े थे जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज हो। प्रेम को बच्चों की मासूमियत देखकर काफी अच्छा लगा। बच्चों को वाकई में जिंदगी का असली मजा आता है और वही जिंदगी को जीना जानते हैं। ठीक है, तुम सभी ये डिब्बे रख सकते हो, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू सर, सभी बच्चों ने खुश होकर कहा और वो डिब्बों को ऐसे पकड़े थे जैसे आज उन्हें कोई इनाम मिल गया हो। अब अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाना चाहिए। बाय सौम्या मैम, बाय प्रेम सर, बाय रिया, एक बच्चे ने कहा और डिब्बा लेकर चला गया। बाकी बच्चों ने भी उनसे गुड बाय कहा और वहां से चले गए। अपना ध्यान रखना और रास्ते पर अच्छे से चलना, सौम्या ने बच्चों से कहा। रिया, मुझे भी अब घर जाना पड़ेगा, मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, जेसिका ने कहा। खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है मैं आपसे और अगली डकलिंग से दोबारा फिर मिलूंगी। जेसिका ने बिल्ली के सिर पर हाथ फेरते हुए एक प्यारी सी स्माइल दी। तुम्हारी मम्मी कैसी हैं जेसिका? उनकी खांसी ठीक हुई या नहीं? रिया ने पूछा। मम्मी की हालत पहले से खराब होती जा रही है, जेसिका ने नीचे देखते हुए कहा। फिर वो थोड़ी देर रुकी और स्माइल करके बोली, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि वो ठंड आते आते ठीक हो जाएंगी, फिर वो अपना काम भी अच्छे से करने लगेंगी। उसके बाद हमें खाने की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या इसकी मां बीमार है? अगर वो दिन रात बिस्तर में रहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ठंड तक ठीक हो पाएंगे, प्रेम ने अपनी आईब्रो उठाकर सोचा। जेसिका की हालत भी रिया जैसे ही थी। अगर जेसिका की मां मर जाती तो वो भी रिया की तरह अकेली हो जाती। चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, रिया ने जेसिका के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। फिर रिया ने अपने जेब से कुछ निकाला और अपने पीछे छुपा लिया। जेसिका, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, सोचो क्या होगा? रिया ने कहा। सुंदर सा पत्थर? नहीं, तो फिर क्या होगा? रिया ने पीले रंग का एक हेयरपिन बाहर निकाला। यह हेयरपिन तितली के शेप में था। तुम्हें पीला रंग बहुत पसंद है ना? रिया ने पूछा। हाँ, ये तो कितना सुंदर है। जेसिका की आंखों में चमक आ गई और उसने थोड़ी देर बाद हेजिटेट होकर कहा, लेकिन मैं ये हेयरपिन नहीं ले सकती, ये तुम पर ही ज्यादा अच्छी लगती है। ये तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें लगाकर बताती हूं। रिया अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हो गई और उसने जेसिका के बालों में हेयरपिन लगा दी। देखो जेसिका, तुम पर यह कितना अच्छा लग रहा है। क्या सचमुच? जेसिका ने स्माइल करते हुए कहा। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर हेयरपिन देखने की कोशिश की। हाँ, यह कितना अच्छा लग रहा है, सौम्या ने स्माइल करते हुए कहा। उसे रिया और जेसिका की दोस्ती देखकर काफी खुशी हुई थी। थैंक यू रिया, जेसिका ने रिया को गले लगाते हुए कहा और अपने बालों में हेयरपिन को छूने लगी। प्रेम ने अपनी जेब से प्लेटिनम का एक सिक्का निकाला और उसे बटर पनीर मसाला के डिब्बे में रख दिया। प्रेम ने डिब्बा अच्छे से लगाया और जेसिका को दे दिया। ये तुम अपने घर ले जाओ और ध्यान से लेकर जाना, कहीं ये फैल ना जाए, प्रेम ने जेसिका से कहा। थैंक यू सर, मुझे उम्मीद है कि मेरी मम्मी इसे खाकर ठीक हो जाएंगी, जेसिका ने कहा।
ये कोई जादू की डिश नहीं है, तुम्हें तो अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ मैं ले जाऊंगी, जेसिका ने सिर हिलाकर कहा। बाय सौम्या मैम, बाय सर, बाय रिया, जेसिका ने हाथ हिलाते हुए कहा और वो डिब्बा लेकर वहां से चली गई। ये सभी लोग बड़े होकर काफी अच्छे इंसान बनेंगे, सौम्या ने जेसिका को जाते हुए देखकर कहा। यह सब तुम्हारी ही बदौलत है, तुम काफी अच्छे टीचर हो, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। पापा, क्या उसकी मम्मी ठीक हो जाएंगी? रिया ने पूछा। हाँ बेटा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, प्रेम ने रिया के सिर पर हाथ फेरकर स्माइल करते हुए कहा। प्रेम और सौम्या ढलते हुए सूरज को देखने लगे, जबकि रिया और उसकी बिल्ली खेल रहे थे। सौम्या ने प्रेम को बताया कि नए डेसिमल सिस्टम और मल्टीप्लिकेशन टेबल से करूर में मैथमेटिशियंस के बीच एक नई क्रांति आ गई है। सभी मैथमेटिशियंस अब इन दोनों चीज की वैलिडिटी को वेरीफाई कर रहे हैं। ये लोग करेंसी के लिए डेसिमल सिस्टम यूज करने लगे हैं। कालचुरी राज्य में अलग सिस्टम यूज किया जाता था और बौने भी अपना एक अलग सिस्टम बना रखे थे। सभी लोगों को डेसिमल सिस्टम काफी कठिन लगता था, इसलिए किसी ने भी उस पर काम नहीं किया और वो कभी पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं। जैसे जैसे लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखते जा रहे थे, वैसे वैसे बच्चे भी आसानी से बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करने लगे थे। पहले 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना काफी कठिन माना जाता था, लेकिन अब यह सब काफी आसान हो चुका था। हालांकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जो डेसिमल सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें पुराने तरीके ही पसंद थे और उन्हें चेंज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। प्रेम सौम्या की बात सुनते हुए स्माइल कर रहा था। सौम्या बोलते बोलते रुकी और प्रेम को देखने लगी। एक्चुअली मैं आज तुम्हारे घर आने वाली थी। दादाजी चाहते हैं कि तुम करूर जाकर उन्हें मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छे से समझा दो। वो चाहते हैं कि तुम लोगों को कन्विंस करने में उनकी मदद करो और उन्हें बताओ कि ये वैलिड है, सौम्या ने प्रेम से कहा। थैंक यू, लेकिन शायद मैं अपना बिजनेस छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, प्रेम ने एक स्टैचू को देखकर कहा। यह स्टैचू चौराहे के ठीक बीचों बीच था। मैं तो बस एक अच्छा शेफ बनना चाहता हूं, सौम्या प्रेम को देखने लगी। प्रेम एक अच्छे मैथमेटिशियन के साथ साथ एक अच्छा शेफ भी था। मुझे ऐसी अजीब सी रिक्वेस्ट के लिए माफ करना, सौम्या ने प्रेम से कहा। इस बात के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे दादाजी का काम काफी पसंद आया। मुझे उनकी मदद करके काफी खुशी होती। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पत्र लिखकर पूछ सकते हैं, प्रेम ने सौम्या से कहा। उसे पता था कि सिस्टम उसे कभी भी ये गांव छोड़कर नहीं जाने देगा और इसके अलावा करूर प्रेम के लिए काफी खतरनाक जगह हो सकती थी। थैंक यू प्रेम, मैं उन्हें यह बात बता दूंगी, सौम्या ने कहा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो दोनों सूरज को ढलते हुए देख रहे थे। प्रेम को लगा था कि सौम्या उससे बच्चों की मदद करने को कहेगी, लेकिन सौम्या ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और देखते ही देखते अंधेरा हो गया। सौम्या भी अपने घर के लिए रवाना हो गई। प्रेम रिया के साथ अपने रेस्टोरेंट वापस जाने लगा। घर जाते वक्त उन्होंने बहुत सारी मैजिकल स्क्रीन्स देखी। इन स्क्रीन्स को कुछ लोग लगा रहे थे। प्रेम ने उन स्क्रीन्स को देखा और सडनली वो काफी एक्साइटेड फील करने लगा। ये सभी स्क्रीन्स कंपटीशन के लिए लगाई जा रही थी। प्रेम अब सबको दिखाना चाहता था कि असल में उसमें कितना टैलेंट है। बहुत से कस्टमर्स रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास लगे नोटिस को देख रहे थे। जब उन्होंने प्रेम और रिया को आते देखा तो उन्होंने इस नोटिस के बारे में पूछा और उसके बाद रेस्टोरेंट की इस हालत के बारे में भी पूछा। प्रेम को लोगों की परवाह देखकर काफी अच्छा लगा। थैंक यू, हम सब ठीक हैं। सभी अपराधियों को देवी मंदिर वाले पकड़कर ले गए। रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हम कल अपना रेस्टोरेंट जरूर खोलेंगे, प्रेम ने सभी लोगों से कहा। मैंने उन सबको अपनी फायरबॉल से मजा चखाया, रिया ने कहा। सभी लोग हंसने लगे। हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है प्रेम, क्या तुम हमारे लिए कुछ बना सकते हो? अब हम नई डिश के लिए और इंतजार नहीं कर सकते, एक गंजे आदमी ने स्माइल करते हुए कहा। सॉरी, लेकिन आज की घटना मेरे लिए काफी भयानक थी। मैं खाना बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, तो प्लीज आप लोग कल आइएगा। इतना कहकर प्रेम रिया के साथ अपने घर के अंदर चला गया। सभी कस्टमर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें प्रेम के बारे में भी कभी कभार सोच लेना चाहिए। यह भी आजकल काफी अजीब अजीब सी चीजों से गुजर रहा है। वैसे भी आज बहुत सारे लोगों ने इसके रेस्टोरेंट में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यहां बड़ा विस्फोट भी हुआ था
और वो लोग तब तक नहीं रुके जब तक देवी मंदिर वाले यहां आ नहीं गए। एक पतले से बूढ़े आदमी ने कहा, यह तो काफी भयानक था, हमें प्रेम को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अब हम कल ही आएंगे। इसके बाद पूरी भीड़ चली गई। वहीं इन सबसे दूर ट्री ऑफ लाइफ के नीचे एक अंधेरी गुफा में इशिता सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ एक नीले रंग का घेरा बना हुआ था। जुगनू उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। जुगनू की रोशनी में इशिता और भी सुंदर लग रही थी। वो बिल्कुल शांति और सुकून से बैठी थी। गुफा में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था, इतना सन्नाटा कि जुगनुओं के पंखों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी गुफा का दरवाजा थोड़ा सा खुला और अनीता उसमें से चलकर अंदर आई। राजकुमारी, अनीता ने पेड़ के पास आकर कहा। पेड़ की टहनियां उसे छू रही थी, लेकिन पहले की तरह वो उसे परेशान नहीं कर रही थी। क्या हुआ, क्या बात है? इशिता ने अपनी आंखें बंद किए हुए पूछा। हमारे खबरी को चोट लगी है, अनीता ने फुसफुसाकर कहा। उसके चेहरे पर भी थोड़ा बहुत खून लगा हुआ था। इशिता ने अपनी आंखें खोली। उनके चारों तरफ की रोशनी गायब हो गई और जुगनू भी उड़ चले गए। तुम्हारे साथ ये किसने किया? इशिता ने अनीता का खून देखकर कहा। राजकुमारी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अनीता ने अपना चेहरा हाथों से ढककर सिर नीचे कर लिया। तुम्हें चोट कैसे लगी? इशिता ने पूछा। हमारे खबरी के ऊपर कुछ डीमंस ने हमला कर दिया। उसके राइट पैर में चोट आई, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। बस इस सब में काफी टाइम लग सकता है, अनीता ने अपनी बात कही। तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, उन्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सब डीमंस की करतूत है, इशिता ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। पेड़ की टहनियां उसके लिए अलग अलग हो गईं। राजकुमारी जी, मैंने खुद को यह घाव दिया है, अनीता ने इशिता को देखकर कहा। हाँ ठीक है, इशिता ने जवाब दिया। वो जैसे ही गुफा के दरवाजे तक चलकर गई, तभी पत्थर का दरवाजा खुल गया। इशिता गुफा से बाहर चली गई। वो जंगल में यहां वहां देख रही थी। तभी एक बड़े से पेड़ को देखकर वो रुक गई और उसने कहा, बाहर आ जाओ। चांद की रोशनी में जंगल बिल्कुल शांत था। चारों तरफ झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। तभी पेड़ में एक छेद बन गया और एक परछाई इशिता की तरफ बढ़ने लगी। इशिता ने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया, तभी परछाई हवा में ही रुक गई। ये परछाई एक बूढ़ी बौनी औरत की थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। उसकी नाक एक जादूगरनी जैसी थी। ये बौनी काफी भयानक दिख रही थी। मैं तुम्हें जानती हूं, तुम तो हर्षिता की वफादार हो। बूढ़ी जादूगरनी, क्या तुमने अनीता को मारा? इशिता ने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा। रानी हर्षिता की इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस औरत ने गुस्से में कहा और इशिता को घूरने लगी। हेतल इशिता को ऐसे देख रही थी जैसे वो अभी उसे मारना चाहती हो। अरे तुम तो वाकई वफादार हो, इशिता ने स्माइल करके कहा। तुमने हम सभी को शर्मिंदा किया है। तुम तो हमारे बीच में रहने लायक ही नहीं हो। तुम्हें तो मारकर लटका देना चाहिए, हेतल ने गुस्से में कहा। नहीं, हमारी राजकुमारी तो पूरे बोनों की शान है, अनीता ने कहा। इशिता ने अपनी आईब्रो ऊपर की और अपना राइट हैंड भी ऊपर उठा लिया, लेकिन तभी वो रुक गई। हेतल को इस सबसे डर लगना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। तुम में हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ, हेतल ने कहा। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती, इशिता ने कहा और अपना लेफ्ट हैंड भी पीछे कर लिया। तभी गुफा से एक टहनी बाहर निकली और हेतल के चेहरे पर पड़ी। इससे हेतल पीछे की तरफ उड़कर गई और एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई। उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसके कुछ दांत भी टूट गए। उसके चेहरे पर सूजन आ गई और उसने अपना सिर उठाकर इशिता को देखा। लोगों को एक न एक दिन सच्चाई का पता जरूर लग जाएगा और तब सभी बौने तुम्हें एक घटिया औरत के तौर पर जानेंगे, हेतल ने कहा। मेरे इरादे तो बिल्कुल साफ थे, इशिता ने शांति से कहा। फिर वो चांद की तरफ देखने लगी और उसने अपनी आवाज ऊंची करके आगे कहा, अगर मेरे खबरी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी रानी हर्षिता के सारे वफादारों को मार दूंगी। जाओ, जाकर अपनी रानी को बता देना। ऐसा कहकर इशिता गुफा की तरफ वापस चली गई। इशिता की बातों से हेतल काफी डर गई थी।
मुझे किसी के वफादार को मारना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचते, इशिता ने अंदर आते हुए कहा, और पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। हेतल के लिए इतना डर काफी था। उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थीं और वो गुफा से काफी दूर चली गई। रिया और अगले डकलिंग अपने बेड पर लेटे हुए थे और प्रेम बोनो के बारे में मिली फाइल पढ़ रहा था। पापा, क्या आप मुझे कहानी सुना सकते हैं? रिया ने प्रेम से पूछा। हाँ, क्यों नहीं। प्रेम ने फाइल नीचे रख दी और रिया के पास स्माइल करते हुए गया। नॉर्मली प्रेम के पास इतना समय नहीं होता था कि वो रिया को कहानियां सुना सके। उसे कभी कभी ऐसा लगने लगता था जैसे वो एक अच्छा पापा नहीं है। क्या तुम स्नो वाइट की कहानी सुनना चाहोगी? प्रेम ने रिया से पूछा। हाँ पापा, लेकिन क्या स्नो वाइट बर्फ से बनी थी? रिया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, वो तो एक राजकुमारी थी जिसकी स्किन बर्फ जितनी सफेद थी। प्रेम ने स्माइल करके जवाब दिया और कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बहुत साल पहले एक राज्य में एक राजकुमारी थी जिसकी स्किन बर्फ जितनी सफेद, उसके होंठ बिल्कुल लाल और बाल बिल्कुल काले थे। उसका नाम स्नो वाइट था। स्नो वाइट बहुत सुंदर थी। उस राज्य में एक बुरी रानी उससे जलती थी। उसने स्नो वाइट से छुटकारा पाने के लिए एक चाल चली। दुष्ट रानी अपना भेष बदलकर स्नो वाइट के पास गई और उसे एक एप्पल दिया। वो एप्पल जहरीला था। उस एप्पल को खाते ही स्नो वाइट गहरी नींद में सो गई। रिया और अगली डकलिंग पूरी कहानी ध्यान से सुन रहे थे। वो दोनों कहानी में ऐसे खो गए जब जब स्नो वाइट किसी खतरे में होती थी तो उन दोनों को काफी चिंता होने लगती थी, और जब भी स्नो वाइट को कोई मदद मिलती थी तो उन्हें काफी राहत महसूस होती थी। और आखिर में राजकुमार और स्नो वाइट खुशी खुशी रहने लगे और बुरी रानी मर गई। इतना कहकर प्रेम ने कहानी खत्म किया। रिया को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरा। अगर कोई अजनबी तुम्हें एप्पल देगा तो तुम उसे खा लोगी क्या? प्रेम ने पूछा। अगर मैं उसकी एक बाइट लूंगी तो क्या मुझ में जहर फैल जाएगा? रिया ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ शायद। उस जहर से तुम मर भी सकती हो। प्रेम को अपनी बेटी को देखकर प्यार आया। फिर मैं वो एप्पल नहीं खाऊंगी, रिया ने जवाब दिया। आप मेरे लिए बुरी मम्मी नहीं ढूंढ कर लाएंगे, है ना पापा? रिया ने पूछा। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रेम ने स्माइल किया और ना में सिर हिलाकर कहा। थैंक यू पापा। रिया ने स्माइल किया और सो गई। बिल्ली भी उसके पास लिपटकर सो गई। प्रेम ने अभी तक रिया की नई मम्मी लाने के बारे में सोचा ही नहीं था। प्रेम ने दोनों बच्चों को कंबल उड़ाया और रिया के सिर पर एक किस किया। प्रेम प्यार भरी नजरों से अपनी बेटी को सोते हुए देखता रहा, फिर वापस अपनी फाइल उठाकर बैठ गया। उस फाइल में ज्यादातर इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं थी, लेकिन कम से कम उसे इतना तो पता चल गया था कि बोनो की राजकुमारी पिछले 3 साल से ट्री ऑफ लाइफ के पास रह रही थी। प्रेम राजकुमारी के बारे में श्रुति से भी कुछ जानकारी ले सकता था। प्रेम को नहीं लगता था कि श्रुति का उस रात की घटना से कोई भी लेना देना था। उसने फाइल एक ड्रॉवर में रख दी और सोने चला गया। आखिर रिया की मां कैसे दिखती होगी? प्रेम सोचने लगा। मुझे रिया के लिए उसे ढूंढना ही होगा। आखिर वो उसकी मां है। अगली सुबह अलार्म सुनकर प्रेम की नींद खुली। उसने अलार्म बंद किया और रिया की तरफ देखा। रिया अभी भी सो रही थी। अगली डकलिंग बिस्तर से गिरने से बच रही थी। प्रेम ने अगली डकलिंग को पकड़ा और रिया के बगल में सुला दिया। प्रेम ने हाथ मुंह धोए, ब्रश किया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। प्रेम के पास काफी ज्यादा डिशेस हो गई थी, इसलिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। हालांकि अब वो काफी ताकतवर हो चुका था और वो जितना भी खाना खाता था उससे उसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ती जा रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रेम ने अमित के लिए खाना पैक कर दिया और अपनी साइकिल बाहर निकाल ली। अगली डकलिंग बहुत देर तक घर और साइकिल में से एक चीज चुनने के लिए हेजिटेट हो रही थी। फिर आखिर में उसने साइकिल में बैठना ही चूज किया। प्रेम को समझ में नहीं आया कि अगली डकलिंग घर में रुकना क्यों पसंद नहीं करती थी। प्रेम ने घर का दरवाजा लगा दिया और वरुण की दुकान की तरफ देखने लगा। दुकान कल की तरह आज भी बंद थी। प्रेम को उम्मीद थी कि अभी तक वरुण ने कुछ भी खतरनाक इवेंट नहीं किया होगा। उसे अपनी रेस्टोरेंट की सेफ्टी की काफी चिंता थी। प्रेम स्कूल के दरवाजे तक रिया के साथ गया। मैजिक रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था
उसने दरवाजे पर नॉक किया और उसे खोला। फिर वो मैजिक रूम के अंदर चला गया। गुड मॉर्निंग रिया, अमित ने अपने हाथ में एक कांच का कंटेनर लेकर कहा। उस कंटेनर में 3 अलग अलग पोशंस थे जिनका रंग लाल, नीला और सफेद था। भले ही ये तीनों पोशंस एक ही कंटेनर में थे, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहे थे। ये क्या है मास्टर अमित? रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। अगर अमित ने ये मैजिक पोशन बनाया है तो ये काफी पावरफुल पोशन होगा। ये एक मैजिक बैरियर जैसा होगा जो रिया को प्रोटेक्ट करेगा। प्रेम मन ही मन सोचने लगा। चौंक जाने के लिए तैयार हो जाओ, अमित ने स्माइल करते हुए कहा। उसने कांच के उस कंटेनर को हिलाया। तीनों पोशंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लगे। तभी कंटेनर के ऊपर 3 रंग का एक गुलाब दिखने लगा। क्या तुम्हें यह पसंद आया? अमित ने गुलाब तोड़ा और रिया के हाथ में दे दिया। वाह, ये तो काफी शानदार है मास्टर अमित। ये गुलाब तो बहुत ही सुंदर है, रिया ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम भी स्माइल करने लगा। उसे अमित से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अमित अपनी स्टूडेंट को इंप्रेस करने की काफी कोशिश कर रहा था। प्रेम, क्या तुम मेरे लिए बटर पनीर मसाला, नान और रसमलाई लेकर आए हो? अमित ने बड़ी उम्मीद से पूछा। हाँ, प्रेम ने सिर हिलाकर जवाब दिया और एक बैग टेबल पर रख दिया। इसके हुए 1050 कॉपर के सिक्के मास्टर अमित, रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। और मैंने सुबह 1 बोल बटर पनीर मसाला, 2 नान और 1 बोल रसमलाई खाई थी, तो इसके भी 1050 कॉपर के सिक्के हुए। रिया स्माइल करने लगी। अमित के पास स्माइल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं समझ गया, अमित ने कहा। अमित और वसीम ही ऐसे 2 मास्टर थे जो अपनी स्टूडेंट के डेली मील का पैसा देते थे। प्रेम को अमित को देखकर काफी बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी पैसे ले लिए। हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया, आज मैं दोपहर को रिया को वापस लेकर नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें ही रिया को 4:30 बजे लेकर जाना पड़ेगा, अमित ने बैग खोलते हुए कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरा और वहां से चला गया। जब वो अपने रेस्टोरेंट वापस पहुंचा तो ऑलरेडी बहुत से लोग लाइन में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रेम को देखकर स्माइल की और चौंक कर उसकी साइकिल को देखने लगे। प्रेम ने भी उनको देखकर स्माइल किया और दरवाजा खोल दिया। वो श्रुति और यामिनी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आया और उसने वापस दरवाजा लगा दिया। बाहर खड़े लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। वो सुंदर सी बॉनी लड़की भी अंदर गई, ऐसा क्यों? क्या वो उसकी पत्नी है? शायद हो सकता है, लेकिन मैंने कभी उसकी पत्नी को देखा नहीं। नहीं, वो उसकी पत्नी नहीं हो सकती। उसकी उम्र तो करीब 18 साल है और प्रेम की तो बेटी ही 4 साल की है। 300 साल की बूढ़ी बॉनी भी इतनी ही कम उम्र की दिख सकती है। बौने लोग तो वैसे भी 800 साल तक जिंदा रह सकते हैं, और जिन्हें लाइफ मैजिक करना आता है वो तो हमेशा जवान रहते हैं। ये तो उसकी नई वेट्रेस होगी। अगर ये प्रेम की पत्नी होती तो उसके पास भी रेस्टोरेंट की चाबियां होती, लेकिन वो तो यामिनी के साथ बाहर इंतजार कर रही थी। प्रेम ने साइकिल रख दी और किचन में चला गया। आयशा, आज तुम्हारा पहला दिन है तो आराम से काम करना। कोशिश करना कि तुमसे कम गलतियां हो। प्रेम ने श्रुति की तरफ मुड़कर कहा। क्या मैं पनीर बनाने में आपकी मदद कर सकती हूं? यामिनी ने पूछा। नहीं, मैंने पनीर खरीद लिया है। तुम दोनों चाहो तो थोड़ी देर आराम कर सकती हो, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। यामिनी वाकई में काफी मेहनती वेट्रेस थी। ठीक है, यामिनी ने थोड़ा डिसअपॉइंट होकर कहा। क्या हम थोड़ा डांस कर सकते हैं? श्रुति ने फुसफुसाकर कहा। कुछ डांस मूव्स उसे अच्छे लगे थे, इसलिए वो अपने दिमाग से डांस निकाल नहीं पा रही थी। यहां तक कि वो रात में भी डांस की प्रैक्टिस करती रही। क्या हम डांस कर सकते हैं? यामिनी ने प्रेम से पूछा। हाँ, क्यों नहीं। प्रेम ने म्यूजिक बॉक्स बाहर निकाला और उसे चालू कर दिया और फिर सोचने लगा, मैं भले ही एक बहुत अच्छा बॉस नहीं हूं, लेकिन मैं कम से कम इन्हें अपने मन का काम करने का मौका देता हूं। बाहर खड़े लोग अभी भी बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनका टॉपिक बदल चुका था। कल रेस्टोरेंट में कुछ हुआ था क्या? क्या मतलब? प्रेम तो कल इंग्रेडिएंट्स लेने गया था ना? हाँ, लेकिन दोपहर में मैंने सुना कि किसी ने रेस्टोरेंट पर हमला किया था और उन्होंने तो दरवाजे के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए थे। क्या बात कर रहे हो? इतना घटिया काम कौन करेगा? जैसे ही रेस्टोरेंट खुला, बहुत से कस्टमर्स अंदर आए। उन्हें शुरू में बटर पनीर मसाला और नान के रेट्स काफी ज्यादा लगे, लेकिन बाद में उन्होंने ऑर्डर करना शुरू कर दिया।
बटर पनीर मसाला और नान बनाने में करीब आधे घंटे का समय लगने के बाद भी प्रेम ने ब्रेकफास्ट में 48 प्लेट्स बेची। श्रुति के आने से प्रेम के काम ने और भी रफ्तार पकड़ ली थी। श्रुति ने कस्टमर से फूड कंपटीशन के बैलेट पेपर भी भरवाए। रिया भी अपनी मैजिक क्लास से वापस आ गई थी। अमित ने आज उसे विंड फायर व्हील्स नाम का जादू सिखाया था। रिया बहुत एक्साइटेड थी, वो ये जादू सबको दिखाना चाहती थी। रिया ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, उसके पैरों के नीचे हल्की हल्की आग दिखने लगी और रिया हवा में उड़ने लगी। पापा, आपको ये मैजिक कैसा लगा? रिया ने अपना जादू गायब करते हुए पूछा। तुम तो कमाल की हो रिया, ये जादू बहुत अच्छा था, तुमने इसे बहुत जल्दी सीख लिया, प्रेम ने जवाब दिया। श्रुति और यामिनी भी इस जादू को देखकर चौंक गए थे। वहीं इन सब से दूर 2 लोग ककाओ गांव के दरवाजे से अंदर आए। उनका नाम प्रीति और लवी था। प्रीति की आंखें काफी सुंदर थीं। उसके साथी का नाम लवी था। उसने भालुओं जैसी जैकेट पहनी हुई थी। ये दोनों काफी परेशान दिख रहे थे। वो लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? प्रीति ने लवी से कहा। क्या पता, मैं तो अब भागते भागते थक गया हूं, लवी ने कहा। चलो चलकर कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, प्रीति ने कहा और दोनों ककाओ गांव की तरफ चले गए। और देखते ही देखते थोड़ी देर में वहां शिकारियों जैसे दिखने वाले 6 लोग अपने घोड़ों पर बैठकर आए। उनके हाथों में धनुष और बाण थे। बॉस, क्या वो लोग यहीं आए होंगे? एक शिकारी ने पूछा। उनके पैरों के निशान देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है। वो लड़की फूडी है, वो जरूर यहां कुछ खाने के लिए जाएगा। और वो लड़का तो वैसे भी बस उस लड़की की हां में ही हां भरता है। वो दोनों हमें किसी न किसी रेस्टोरेंट में ही मिलेंगे, उन लोगों के बॉस ने कहा। बॉस, मैंने सुना है कि इस गांव के नियम बहुत सख्त हैं, कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? दूसरे शिकारी ने पूछा। अगर हम चुपके से और काफी जल्दी ये काम करते हैं तो कोई हमें नहीं पकड़ पाएगा। वैसे भी हमें उन्हें जिंदा नहीं पकड़ना है, उनके बॉस ने जवाब दिया। सभी आदमी हंसने लगे। बस आखिरी के 2 लोग और बचे हैं, उसके बाद तो हमारे ऊपर से श्राप उतर जाएगा, एक शिकारी ने कहा। वहीं मारिया रेस्टोरेंट के बाहर, डेप्यूटी प्रेसिडेंट जी, वो रहा रेस्टोरेंट, रोहित ने इशारा करके कहा। वो अपने बॉस को प्रेम के रेस्टोरेंट की तरफ ले जा रहा था, लेकिन जब उसने रेस्टोरेंट के बाहर 2 लंबी लंबी लाइन देखी तो वो चौंक गया। रॉबर्ट को भी काफी झटका लगा था और वो सोचने लगा, इतने सारे लोग किसी रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार कर रहे हैं, ऐसा तो काफी प्रमोशन करने के बाद होता है, या फिर वो रेस्टोरेंट टॉप रैंकिंग में शामिल हो तो ऐसा हो सकता है। और ये रेस्टोरेंट तो अभी अभी खुला है। शायद इस रेस्टोरेंट के ओनर को पता चल गया होगा कि हम यहां आ रहे हैं, इसलिए उसने हमें दिखाने के लिए लोगों की भीड़ हायर की है, रोहित ने गुस्से में कहा। इनको देखो तो जरा, कोई कस्टमर इतना शांत कैसे खड़ा हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, रॉबर्ट ने ना में सिर हिलाकर कहा। इसके बाद रॉबर्ट लाइन की तरफ बढ़ने लगा। उसे वहीं लाइन में रमन खड़ा मिला। रमन जी, क्या आप यहां लंच करने के लिए आए हैं? रॉबर्ट ने पूछा। अरे रॉबर्ट, हाय, रमन ने सरप्राइज होकर कहा। हाँ, मैंने सुना कि आज यहां नई डिश आई है, इसलिए मैं यहां लंच करने के लिए आ गया। रोहित बेवकूफों जैसा खड़ा था। उसे देवी मंदिर के ऑफिसर को लाइन में खड़ा देखकर काफी अजीब लग रहा था। हालांकि वो रमन को जानता नहीं था, लेकिन उसने रमन की ड्रेस में देवी मंदिर का सिंबल देख लिया था। इसके बाद जब उसने अपने बॉस रॉबर्ट को रमन के सामने सिर झुकाते हुए देखा तो रोहित भी ये समझ चुका था कि ये इंसान काफी इज्जतदार है। लाइन में खड़े ज्यादातर लोग काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि प्रेम ने इन्हें हायर किया है। क्या यहाँ का खाना वाकई में इतना अच्छा है? रोहित ने रमन से पूछा। तुम खुद ट्राई करके देख लो, आओ लाइन में लग जाओ, रमन ने स्माइल करके कहा। अगर आप यहां इंतजार कर रहे हैं तो इनका फूड काफी अच्छा होगा, रॉबर्ट ने सिर हिलाकर कहा और जाकर लाइन में लग गया। रोहित को काफी झटका लगा था। लेकिन डेप्यूटी प्रेसिडेंट जी, रोहित ने अपने बॉस के पास जाकर कहा। रोहित, तुम भी मेरे पीछे लग जाओ, रॉबर्ट ने बीच में टोककर कहा। हम यहां खुद डिशेस ट्राई करके देखेंगे। ठीक है बॉस, रोहित ने कहा और रॉबर्ट के पीछे जाकर लग गया। वो रॉबर्ट की काफी इज्जत करता था क्योंकि रॉबर्ट अपने काम के लिए बहुत ही डेडिकेटेड था। लेकिन अभी भी रोहित ये बात मानने तैयार नहीं था कि यहाँ की डिशेस अच्छी होंगी। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ 2 लाइन क्यों लगी हैं? रॉबर्ट ने अपने आगे खड़े एक नौजवान लड़के से पूछा।
रॉबर्ट को भी इन दोनों लाइन के बीच काफी कंफ्यूजन महसूस हो रही थी। लगता है आप यहां पर पहली बार आए हैं, जिमी ने कहा। यहां एक डिश है जिसका नाम रसमलाई है। उसके 2 फ्लेवर्स हैं, बहुत मीठी रसमलाई और एक दूसरा है नॉर्मल मीठी रसमलाई। मीठी वाली वाकई कमाल की है। जिमी ने मीठी रसमलाई वाली लाइन में खड़े होकर उसी की तारीफ की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक बूढ़े आदमी ने दूसरी लाइन में से बोला। बहुत मीठी रसमलाई ही शानदार है, नॉर्मल मीठी तो घटिया है। आपको इस लाइन में लगना चाहिए। लोगों में बहस फिर से चालू हो गई। तुम लोगों को तो नॉर्मल मीठी रसमलाई को 1 स्टार देना बंद करना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो अभी अच्छे बुरे का कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ, सारी अकल तो तुम लोगों में ही है। रॉबर्ट को एक डिश के पीछे लोगों की दीवानगी देखकर काफी सरप्राइज फील हुआ। उसने ठान लिया था कि वह दोनों फ्लेवर ट्राई करेगा। रोहित अभी भी बेवकूफों जैसा खड़ा था। उसने इसके पहले कभी भी कस्टमर्स को एक डिश के फ्लेवर के पीछे बहस करते नहीं देखा था। वहीं लाइन से एक आवाज आई, लवी, तुमने मेरी जगह नॉर्मल मीठी रसमलाई को चुना, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? प्रीति ने डिसअपॉइंट होकर पूछा। दोनों लाइनों में सन्नाटा फैल गया। ये लोग काफी गुस्से में थे, लेकिन जब तक उनके लीडर उनसे लड़ने के लिए नहीं कहते थे, वो लोग लड़ाई नहीं करते थे। अब जब उन्होंने देखा कि 2 प्यार करने वाले लोग आपस में बहस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बहस छोड़कर उनकी तरफ घूरना शुरू कर दिया। ये दोनों ब्यूटी और बीस्ट की तरह दिख रहे थे। लड़की काफी छोटी थी और आदमी काफी बड़ा था। अरे, मैं तुमसे वाकई काफी प्यार करता हूं, लेकिन मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं है, लवी ने स्माइल करते हुए कहा। तुम्हारा प्यार तो अब झूठ लगने लगा है, प्रीति ने दुखी होकर कहा। तुम इसके साथ ही क्यों हो? इसे छोड़ दो, एक बूढ़े आदमी ने कहा। उसे तो नॉर्मल मीठी रसमलाई पसंद है। ये कितना घटिया इंसान होगा। आदमी को तो हमेशा अपने साथ वाली लड़की की बात माननी चाहिए। अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। इन लोगों का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। अभी जब तुम डिश ट्राई करोगे तो तुम समझ जाओगे कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं। याद रखना कि तुम नॉर्मल मीठी रसमलाई पसंद करने वाले इंसान हो। इस लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी अपनी पोती से करवा दूंगा। लोगों को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। वो तो बस रसमलाई के पीछे कुछ भी करने को तैयार थे। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें दुखी किया। मैं तुम्हारे लिए मीठी रसमलाई खा लूंगा, लवी ने अपना हाथ प्रीति के सिर पर रखकर कहा। प्रीति की आंखों में खुशी भर आई। आई लव यू, प्रीति ने लवी को देखकर कहा। आई लव यू टू, लवी ने रिप्लाई किया। बाकी लोग एकदम से कहानी में आए मोड़ को देखकर चौंक गए थे। इनका प्यार तो कितना सच्चा है, एक आदमी ने लवी को मीठी रसमलाई वाली लाइन में देखकर कहा। अरे, यही तो सच्चा प्यार है। काश मुझे भी कोई इतना प्यार करने वाला मिल जाएगा, एक लड़की ने कहा। लवी मीठी रसमलाई खाने वालों की लाइन में पीछे जाकर खड़ा हो गया था। प्रीति भी अब लाइन से निकलकर लवी के पीछे खड़ी हो गई थी। लवी ने जब प्रीति को देखा तो उसे काफी सरप्राइज फील हुआ। तुम ये क्या कर रही हो? लवी ने स्माइल करते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं, प्रीति ने लवी को देखकर कहा। सभी लोग इन दोनों को सरप्राइज होकर देख रहे थे। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मेरे आगे आकर लग जाओ, लवी ने कहा। लवी, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? प्रीति ने पूछा। मुझे ठीक से याद नहीं है। रेस्टोरेंट खुल गया था, लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। प्रीति, चलो चले, लेकिन हो सकता है कि हमें यहां जगह भी खाली ना मिले, लवी ने रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए कहा। रॉबर्ट जब रेस्टोरेंट के अंदर गया तो उसे काफी सरप्राइज फील हुआ। रेस्टोरेंट का डेकोरेशन बहुत ही शानदार था। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अभी कोई भी सीट खाली नहीं है। आप या तो इंतजार कीजिए या फिर आप खड़े रहकर भी राजमा चावल खा सकते हैं, यामिनी ने रॉबर्ट से कहा। मैं इंतजार कर लूंगा, रॉबर्ट ने स्माइल करके जवाब दिया। ठीक है, यामिनी ने सिर हिलाकर कहा। मैं यहां की सर्विस को तो 5 स्टार दूंगा, रॉबर्ट ने मन ही मन सोचा। ये सभी कस्टमर्स को कितना अच्छे से ग्रीट कर रही है। इसकी स्माइल कितनी अच्छी है। अगर यहाँ का फूड भी यहाँ के माहौल जैसा अच्छा रहा तो ये रेस्टोरेंट काफी जल्दी ऊपर आ जाएगा। रॉबर्ट किचन की तरफ देख रहा था। सभी कस्टमर्स रिया को बटर पनीर मसाला और नान खाते हुए देख रहे थे।
सभी ने अपने ऑर्डर्स दे दिए। यामिनी ने एक एक करके सबके ऑर्डर्स सर्व किए। रोहित ने जैसे ही अपने राजमा चावल खाए, उसकी सारी सख्ती गायब हो गई। रॉबर्ट ने बटर पनीर मसाला और नान ऑर्डर किए थे। इसके साथ दोनों ने रसमलाई के एक एक फ्लेवर भी खाए। उन्होंने आज से पहले इतना लजीज खाना कभी नहीं खाया था। प्रीति ने बटर पनीर मसाला और नान ऑर्डर किए। जब रिया प्रीति के पास गई तो प्रीति ने उसे प्यार से गले लगाया। यामिनी ने जब यह सीन देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि आज के पहले प्रेम के अलावा रिया किसी के भी गले नहीं लगी थी। यहां तक कि प्रीति ने जब अगली डगलिंग पर हाथ फेरा तो उसने भी प्यार से अपना सिर प्रीति के हाथ पर सहलाने लगी। आप एक बॉनी हैं या फूलों की रानी? क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। रिया ने प्रीति से पूछा। मैं एक ब्रह्मा राक्षस हूं और हमारी स्पीशीज के बस 2 ही लोग बचे हैं। हमारी ट्राइब पर कई सालों पहले एक हमला हुआ था और हम दोनों वहां से बचकर निकल आए। प्रीति ने जवाब दिया। आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं लगती, रिया ने कहा। हाँ, हमारी उम्र हमेशा कम लगती है, लेकिन हम काफी बड़े हैं। जैसे मेरी उम्र 30 साल लगती है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा बड़ा हूं, लवी ने जवाब दिया। ब्रह्मा राक्षस बॉनो की ही एक सब स्पीशीज थी। करीब 100 साल पहले ब्रह्मा राक्षस स्पीशीज के ऊपर हमला हुआ। लवी और प्रीति नाम के 2 ब्रह्मा राक्षस वहां से भागने में कामयाब हुए। वो अपने साथ वर्ल्ड ट्री लेकर भाग आए थे। कई सालों तक वो दोनों यहां वहां भटकते रहे। प्रीति के पेट में एक बच्चा था। वो लोग एक सुरक्षित जगह पर छुप गए, लेकिन वो जगह इतनी भी सुरक्षित नहीं थी। उन पर फिर से हमला हुआ। एक तीर प्रीति के पेट में लगा और उसका बच्चा पेट में ही मर गया। लेकिन तभी वर्ल्ड ट्री ने अपना कमाल दिखाया और वो उसके पेट में समा गया। प्रीति जिंदा तो बच गई, लेकिन उसके बाद वो कभी मां नहीं बन पाई। जैसे ही प्रीति ने बटर पनीर मसाला और नान खाए, उसे अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। तभी उसके आसपास एक हरे रंग की रोशनी निकलने लगी। उसे पेट में कुछ महसूस हुआ। लवी को यह देखकर बहुत सरप्राइज फील हुआ। प्रीति के अंदर समाया वर्ल्ड ट्री वापस जिंदा हो गया था। इसका मतलब साफ था कि अब प्रीति दोबारा मां बन सकती थी। प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो लवी से लिपट कर रोने लगी। प्रीति ने बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपनी खुशी लवी से जाहिर की और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। गरिमा भी एक कोने में बैठकर ये सब देख रही थी। वो आज भी काले रंग का मास्क लगाकर आई थी और उसने शाही कबाब और रसमलाई ऑर्डर किए थे। प्रीति कई सालों से वर्ल्ड ट्री को अपने पेट में पाल रही थी। वो उसके बच्चे जैसा ही हो गया था। अब वर्ल्ड ट्री वापस जिंदा हो गया था। प्रीति इस बात से बेहद खुश थी। इसके बाद उसने और बहुत सारे नान ऑर्डर कर दिए थे। उसने राजमा चावल और रसमलाई भी मंगाई। सभी कस्टमर्स एक दुबली पतली लड़की को इतना खाना खाता देखकर बहुत चौंक गए थे। रॉबर्ट और रोहित ने भी अपना खाना खत्म किया और बिल पे करके बाहर आ गए। जब रॉबर्ट और रोहित बैलेट बॉक्स की तरफ आए, तब तक बाकी के स्टाफ मेंबर भी लंच करके वापस लौट आए थे। डेप्यूटी प्रेसिडेंट अरुण ने कहा, क्या वो रेस्टोरेंट चीटिंग कर रहा है? खैर, हम अभी एक रेस्टोरेंट में लंच करके आए। हमने काफी अच्छी डिश मंगाई थी और तो और वो 68वें रैंक पर थे। अगर वो चीटिंग कर रहा होगा तो हम उसे बैन कर देंगे, दूसरे स्टाफ मेंबर ने कहा। रोहित ने अपना बैलेट पेपर अरुण को दे दिया। क्या मतलब? रोहित, क्या तुम बिक गए हो? अरुण ने जैसे ही बैलेट पेपर को देखा वो काफी चौंक गया और उसने कहा। रोहित स्माइल करने लगा और रॉबर्ट की तरफ देखने लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट ने भी अपने बैलेट पेपर दे दिए और कहा। सभी लोग काफी चौंक गए। वो लोग जितना रॉबर्ट को जानते थे उस हिसाब से रॉबर्ट कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट को इतने सारे 5 स्टार्स नहीं देता था। लेकिन उन्हें पता था कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट को कोई भी नहीं खरीद सकता था। इसलिए शायद रॉबर्ट ने अपने पूरे मन से ये 5 स्टार्स दिए थे। और वो रेस्टोरेंट तो काफी बिजी रहता है, उन्हें कस्टमर्स खरीदने की तो जरूरत ही नहीं है, रॉबर्ट ने धीरे से कहा। वहां का फूड तो कमाल का है और उनके रेट जिस हिसाब से हैं, उस हिसाब से तो वो बिल्कुल वर्दी हैं। वहां का माहौल भी बहुत अच्छा है। वहां की सर्विस तो कमाल की है। उन्हें तो 5 स्टार्स मिलने ही चाहिए थे। लगता है वो रेस्टोरेंट लंबी रेस का घोड़ा निकलेगा, एक स्टाफ मेंबर ने कहा। अब मैं भी वहां का फूड ट्राई करना चाहता हूं। आपको वहां जरूर जाना चाहिए, रोहित ने कहा। वो रेस्टोरेंट बहुत शानदार है। आपको बहुत मीठी रसमलाई ट्राई करनी चाहिए। मुझे वहां नॉर्मल मीठी रसमलाई ज्यादा पसंद आई, रॉबर्ट ने कहा और चला गया। आज पहली बार डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने कोई डिश रिकमेंड की है।
एक स्टाफ मेंबर ने कहा और सभी लोग रॉबर्ट को देखने लगे। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर शिकारी जैसे दिखने वाले 6 लोग चौराहे तक आए। अरे बूढ़ी अम्मा, यहां खाने के लिए सबसे अच्छी जगह कहां है? उनमें से एक शिकारी ने एक औरत से पूछा जो करीब 30 साल की दिख रही थी। क्या तुम गधे हो? मैं तुम्हें कहां से बूढ़ी दिखती हूं? उस औरत ने जमीन पर पैर पटके और गुस्से से चली गई। यह कैसी बेवकूफ औरत थी, उस आदमी ने इशारा करके कहा। इसको तो मजा चखाना चाहिए। तभी एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा। अपने मिशन पर ध्यान दो, उसने कहा। इन सबसे अनजान रेस्टोरेंट में लवी अपना खाना खा रहा था। क्या तुम्हारा पेट भर गया है? लवी ने प्रीति से पूछा। हां, प्रीति ने हंसकर जवाब दिया और अपनी प्लेट नीचे रख दी। मैं अगली बार से तुम्हारे लिए रसमलाई के 2 बोल्स ऑर्डर कर दूंगा, लवी ने स्माइल करके कहा। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें यहाँ के रूल्स फॉलो करने चाहिए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हम बैन कर दिए जाएं, प्रीति ने ना में सिर हिलाकर कहा। लवी भी इस रेस्टोरेंट में बैन नहीं होना चाहता था क्योंकि उसे भी बटर पनीर मसाला काफी पसंद आया था। अरे सुनो, हमारा बिल ला दोगी? लवी ने कहा। रिया उनके पास चलकर गई। आपके हुए 25 सोने के सिक्के। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया ने कहा और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। भालू जैसे कपड़े पहनने के कारण रिया ने लवी का निकनेम बड़े भालू रख दिया था। वाह, तुमने ये कैसे किया? मैं तो इतना तेज कैलकुलेट नहीं कर पाती, प्रीति ने सरप्राइज होकर कहा। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। क्या आप लोग रात को भी आएंगे? रिया ने पूछा। हाँ, हम आएंगे ना, लेकिन हमने लंच में कुछ ज्यादा ही खा लिया है, तो शायद हम रात को थोड़ा लेट आएंगे, प्रीति ने जवाब दिया। रिया ने खुश होकर सिर हिलाया और उसे प्रीति काफी पसंद आई थी। ये रहे तुम्हारे 25 सोने के सिक्के, लवी ने कहा और सोने के सिक्के रिया के हाथ में रख दिए। ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं, और अगले डकलिंग के गालों पर हाथ फेरकर उसने कहा। बाय प्रीति दीदी, बाय बड़े भालू, रिया ने रिप्लाई किया। ये क्या चीज है? प्रीति ने बाहर आकर लवी से पूछा। ये मुझे उस वेट्रेस ने दिए हैं। ये बैलेट पेपर है, लवी ने जवाब दिया। वो वेट्रेस तो अभी बहुत छोटी है, प्रीति ने लवी का हाथ पकड़कर कहा। उसे तो पता भी नहीं है कि उनकी स्पीशीज वालों ने हमारे साथ क्या किया था, लेकिन वो काफी पावरफुल मैजिशियन है। मुझे नहीं लगता कि हम उसे कभी हरा पाएंगे, लेकिन शायद यहाँ के ओनर का बॉनो से कोई नाता है। उसकी बेटी तो आधी बॉनी है, इसका मतलब उसकी मां बॉनी रही होगी। और मैंने शाही कबाब में लाइफ एनर्जी वाले पानी को टेस्ट किया। लाइफ एनर्जी का पानी? लवी ने कहा। हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो 25 साल पहले तुम मेरे लिए लाइफ एनर्जी वाला पानी लेकर आए थे। मुझे अभी भी उसका टेस्ट याद है, इसलिए मैं काफी श्योर हूं कि वो लाइफ एनर्जी वाला पानी ही था, प्रीति ने जवाब दिया। फिर तो हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। पिछले 100 सालों में हमें बहुत से लोग भूल चुके होंगे, लेकिन आजकल बौने हर जगह दिखते हैं। इसके अलावा हमारे पीछे तो वैसे भी लोग पड़े हुए हैं। अगर हमारे लिए ये जगह भी खतरनाक हुई तो हमें ये जगह भी छोड़कर जाना पड़ेगा, लवी ने कहा। ठीक है, तो फिर हम वोट नहीं करेंगे। मुझे वहां जाने में थोड़ा खतरा लग रहा है, प्रीति ने लवी को जोर से पकड़कर कहा। लवी ने सिर हिलाया और चारों तरफ देखने लगा। मुझे नहीं लगता कि इस रेस्टोरेंट का ओनर बुरा आदमी है, प्रीति ने कहा। हाँ, शायद वो बुरा आदमी तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर इंसान इतनी पावरफुल मैजिशियन को वेट्रेस तो नहीं रख सकता ना, लवी ने प्यार से कहा। शायद वो यहां फ्री के खाने के लिए ऐसा काम कर रही है। तुम्हें यह तो मानना पड़ेगा कि यहां का फूड वाकई में शानदार है, प्रीति ने कहा। एक मैजिशियन इस रेस्टोरेंट में काम कर रही है ताकि वो खाना खा सके, लवी ने पूछा। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना? शायद उसे ये काम पसंद आया हो, और यहाँ का माहौल भी कितना अच्छा है, प्रीति ने कहा, और वो दोनों चौराहे की तरफ चलने लगे। 6 शिकारी जैसे दिखने वाले लोग मैजिक स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। बॉस, यहाँ तो काफी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। हम कहां से शुरू करें? एक आदमी ने पूछा। हम उस पहले वाले रेस्टोरेंट से शुरू करते हैं, दाढ़ी वाले एक आदमी ने इशारा करके कहा। बॉस, आपका डिसीजन तो कमाल का होता है। मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी इन्हीं किसी रेस्टोरेंट में होंगे, उस आदमी ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि मुझे उनकी खुशबू आई, एक शिकारी ने सूंघ कर कहा। किस जगह से आई कालिया? जमील ने कहा। सभी लोग कालिया को एक्साइटेड होकर देखने लगे। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, कालिया ने चारों तरफ इशारा करके कहा। जमील ने उसके सिर पर चाटा मारा।
हाँ तो तुम ये क्यों नहीं कह देते कि वो इसी राज्य में कहीं ना कहीं है? उसने गुस्से से कहा। बॉस, मेरा मतलब यह था कि वो इसी चौराहे पर कहीं है, कालिया ने जवाब दिया। यह लिस्ट अच्छी तरह से याद कर लो। चलो अब चलें, जमील ने कहा। सभी लोग काफी बड़ी डिलेमा में फंस चुके थे। उन्हें इतने सारे नाम कभी याद नहीं हो सकते थे। बॉस, मुझे यहां वही लिस्ट मिली है और इसके नीचे सभी एड्रेस भी लिखे हैं, एक शिकारी ने बैलेट बॉक्स के बगल में रखे हुए पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत बढ़िया, चलो अब और अपनी आंखें खुली रखना, जमील ने कहा और वो लोग एक रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे। वहीं चौराहे पर खड़े कुछ अधिकारी आपस में बात कर रहे थे। बॉस, मुझे इन पर शक हो रहा है, महेश ने बलबीर से कहा। मैंने भी उन पर गौर किया, उनमें से एक अभी उस औरत को मारने की बात कर रहा था, बलबीर ने कहा। उसे भी इन लोगों में खून की प्यास दिख गई थी। उसे समझ आ चुका था कि ये लोग खूनी हैं। जब से ये शिकारी लोग ककाओ गांव में आए थे तभी से ये लोग शक के घेरे में आ चुके थे। महेश, मारिया रेस्टोरेंट की तरफ जाओ और रमन जी को इस चीज के बारे में बताओ। भले ही अभी इन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन मुझे डर है कि ये जल्दी ही कुछ करने वाले हैं। ये काफी खतरनाक हो सकता है, बलबीर ने कहा। ठीक है बॉस, महेश ने यह कहकर रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ लगा दी। रिया को शाम को लेने आ जाना, अमित ने बिल पे करने के बाद कहा। प्रेम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बाय मास्टर आदि दाढ़ी वाले, रिया ने अमित की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। बाय रिया, अमित ने स्माइल किया और वहां से चला गया। लंच आवर्स खत्म हो गए थे। तुमने कितने बैलेट पेपर दिए अभी तक? प्रेम ने श्रुति से पूछा। श्रुति ने अपने हाथ में बचे बैलेट पेपर की तरफ देखा और उन्हें गिनने लगी। 380, श्रुति ने जवाब दिया। श्रुति अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी क्योंकि उसने ही सारे बैलेट पेपर दिए थे। प्रेम ने सिर हिलाया। वो समझ चुका था कि 2000 बैलेट पेपर उसके लिए काफी नहीं होंगे। उसे पता था कि डिनर तक वो कम से कम 1000 बैलेट पेपर भरवा लेगा। हमारी तो 5 डिशेस टॉप 10 में आने लायक हैं। आपसे अच्छा शेफ शायद कोई नहीं है बॉस, यामिनी ने कहा। अरे टॉप 10 में आना इतना आसान थोड़ी है, प्रेम ने ना में सिर हिलाकर कहा। पापा, आपकी डिशेस तो पहले नंबर पर आना चाहिए क्योंकि वो बहुत शानदार है, रिया ने कहा। हाँ, एक ना एक दिन तो ऐसा जरूर होगा, प्रेम ने स्माइल किया और रिया के सिर को छूकर कहा। फिर उसने रिया को गोद में उठाया और कहा, चलो चलकर थोड़ी नींद ले लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। ठीक है पापा। रिया ने अपना सिर प्रेम के कंधे पर रखा और आंखें बंद कर ली। अगली डकलिंग ने प्रेम के पैर पर अपने पंजे मारकर कहा और उसकी तरफ देखने लगी। उसे डर था कि प्रेम उसे नीचे ही छोड़कर न चला जाए। अरे मैं तो तुम्हें भूल ही गया। प्रेम नीचे झुका और उसने अगली डकलिंग को उठा लिया। मैं बाकी का काम तुम दोनों पर छोड़ता हूं, प्रेम ने यामिनी और श्रुति से कहा। अगर तुम लोग थक गई हो तो तुम भी थोड़ी देर आराम कर सकती हो। ठीक है बॉस, प्रेम की दोनों वेटर्स ने एक साथ जवाब दिया। आयशा, तुम इस काम में काफी अच्छी हो गई हो, तुम वाकई जल्दी सीख लेती हो, यामिनी ने श्रुति से कहा। थैंक यू, लेकिन अभी मुझे तुमसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है, श्रुति ने खुश होकर कहा। जब प्रेम और रिया एक हल्की सी नींद लेकर वापस आए तब तक रेस्टोरेंट बिल्कुल साफ हो चुका था। श्रुति जा चुकी थी और यामिनी एक टेबल के पास बैठी सो रही थी। बिल्कुल चुप रहना और उसको उठाना मत, वो काफी थक गई होगी, प्रेम ने मुस्कुराकर कहा। रिया ने सिर हिलाया और अगली डकलिंग के मुंह पर एक उंगली रख दी। वो लोग अपनी साइकिल के पास चुपचाप गए और साइकिल बाहर निकाल ली। लंच टाइम अभी अभी खत्म हुआ था, इसलिए बाहर ज्यादा लोग नहीं थे। फिर प्रेम ने साइकिल चलाना शुरू कर दी। एक चाय की दुकान के दूसरे फ्लोर पर वही लड़की खड़ी थी जो उस दिन प्रेम और रिया को ककाओ गांव के दरवाजे पर मिली थी। उसने प्रेम और रिया को पहचान लिया।